गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग का चैप्टर नंबर सेकंड एंड हो गया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो आपकी यूनिट सेकंड का है, चैप्टर 3 राजनीतिक सहभागिता स्टार्ट करेंगे। देखो, राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य ये होता है कि जनसाधारण जो है उसकी राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था के जो सदस्य हैं वो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं तो उसे हम राजनीतिक भागीदारी या जन भागीदारी कहते हैं। अगर अपन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखें तो वो स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ जनता जो है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार रखती है, या फिर जो जनमत संग्रह है उसके द्वारा जो देश के कानून हैं उन कानूनों में परिवर्तन भी कर सकती है, जिससे कि शासन जो है उसको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। कोई भी व्यवस्था हो उसको सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि जनता जो है उसकी सहभागिता जो है वो अधिक से अधिक हो, और जनता की सहभागिता के बिना राजनीतिक व्यवस्था जो होगी वो शीघ्र ही विघटन की ओर अग्रसर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता का अर्थ। देखो, राजनीतिक सहभागिता का जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो स्टार्टिंग की थी वो व्यवहारवादी जो थे उनके द्वारा की गई थी। यद्यपि ये जो व्यवस्था थी इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो जो जनतंत्रवादी है या गणतंत्रवादी जो है उनके लेख जो हैं उनसे प्राप्त होती है, और राजनीतिक व्यवस्था के जो भी विभिन्न स्तर हैं उन विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की जो संपूर्ण भागीदारी है उसको ही राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। और ये राजनीतिक व्यवस्था को उदार बनाने के लिए, आधुनिक बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। अब इसको बहुत अधिक परिभाषित जो है अलग अलग विचारक जो हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित भी किया है, तो ये आप बुक में से देख लेंगे, इसकी जो भी परिभाषाएं जो हैं वो दी गई हैं। इसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो आती है राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो देखो, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, इनको दो भागों में बांटा गया है। विकास परक और दूसरा लोकतांत्रिक। विगत कुछ वर्षों में राजनीतिक अध्ययन जो है उनका प्रसार भी हुआ है, और जो नागरिक है उन्होंने भी राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर अपनी भागीदारी जो है वो भी प्रदर्शित की है। अगर अपन देखें, अगर अपन 1940 और 50 के दशक की बात करते हैं तो जो नागरिक है उनकी भागीदारी केवल चुनावी व्यवस्था तक ही सीमित थी। मतलब कि अगर आप देखोगे वोट डालने के अंदर या दिलाने के अंदर, या चंदा देना है, या कोई याचिका प्रस्तुत करनी है, या जनप्रतिनिधि जो हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालना है, या रैलियां निकालनी है, या जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन करना है, तो ये सब चीज़ें राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत मानी जाती हैं। मतलब राजनीति के अंदर सहभागी होने का मतलब केवल ये नहीं कि केवल हमको वोट देना है। अगर आप कोई रैली निकाल रहे हो, कोई प्रदर्शन कर रहे हो, कोई धरना दे रहे हो, कोई चंदा दे रहे हो, कोई याचिका कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर आती हैं। मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी न किसी प्रकार से राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे शासकीय जो कार्य हैं, जो गतिविधियां हैं उनमें वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सहभागिता जो है उसमें भी वृद्धि होती जा रही है। अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया जो है, इस सोशल मीडिया के कारण से भी राजनीतिक सहभागिता जो है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नागरिक चेतना और
सहभागिता। इसमें क्या है, देखो, नागरिकों की जो चेतना है, उनका जो शैक्षिक स्तर है, उनका जो वैचारिक दृष्टिकोण है आदि, वो तत्व है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या राजनीतिक सहभागिता जो है उसको सुनिश्चित करते हैं। जैसे अगर आप एक उदाहरण देखो, जिन राष्ट्रों में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक साक्षरता होगी, वहाँ के नागरिक जो है वो राजनीति में उतने ही अधिक भागीदार होंगे या उनकी सहभागिता जो है वो उतने ही अधिक होंगे। वहीं अगर आप किसी देश में देखते हो कि साक्षरता जो है उसका स्तर अगर बिल्कुल न्यून है, लोग जो है वो पढ़े लिखे ही नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो राजनीति के अंदर सहभागी जो है वो भी कम होंगे। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यूरोपीय देशों की अगर अपन तुलना करें अफ्रीकी देशों से, तो यूरोपीय देश के लोग जो हैं वो ज़्यादा शिक्षित हैं और उनकी जो भागीदारी है राजनीति के अंदर वो ज़्यादा है। किसकी तुलना में? अफ्रीकी देशों की तुलना में। अगर आप एशियाई देशों में देखो तो वही एशियाई देशों के अंदर भी साक्षरता का जो स्तर है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर जो लोगों की भागीदारी है वो क्या है? कम है। अतः राजनीतिक उदासीनता जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि शिक्षा है ही नहीं, वो लोग जागरूक है ही नहीं, क्योंकि जागरूकता के लिए शिक्षा ज़रूरी होती है। तो ऐसे देशों में क्या होगा? राजनीतिक दृष्टि से उदासीनता होगी। जनसंख्या का घनत्व और उसका जो विस्तार होता है उसके कारण भी नागरिक जो है वो जनप्रतिनिधियों के साथ में व्यापक रूप से चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा है तो हर कोई तो जाकर के अपनी बात नहीं रख सकता ना इतनी बड़ी आबादी में। तो अगर जनसंख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यापक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। और अगर अल्प मात्रा जनसंख्या की मात्रा कम है, लोग कम हैं, तो वो लोग ज़्यादा सक्रिय होंगे, ज़्यादा अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से शासन के सामने या सरकार के सामने रख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। और अगर जनता की भागीदारी कम है, वो कम सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जो है वो ज़्यादा सफल नहीं रह सकता है। वो उदासीन अगर जनता है तो फिर देश के हित में वो चीज़ नहीं होगी, वो देश के हित के लिए अनुपयुक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता जो है उसका अभिजात्य स्वरूप। देखो, अभिजात्य स्वरूप, अभिजात्य का मतलब होता है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। देखो, नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय भागीदारी जो होती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बहुत अधिक आवश्यक है, और आप कहेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए एक पूर्व शर्त भी है। किंतु व्यापारिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो इसका पालन नहीं किया जाता है कि जनता जो है वो बहुत ज़्यादा भाग ले। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जो है जोसेफ शुपिटर जो है, उन्होंने कहा है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना ये व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। मतलब कि बहुत कम गिने चुने राजनीतिज्ञ जो हैं वो नीतियां बनाने और उनको क्रियान्वित करने से संबंधित कार्य करते हैं। अगर एक सामान्य नागरिक की भूमिका को इसमें देखा जाए तो हमारी भूमिका इसमें बिल्कुल नगण्य है। हम लोग क्या करते हैं, बस चुनावों तक सीमित है। हम लोग अपनी पसंद का जो भी राजनीतिक दल होता है उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधि जो है उनका चुनाव कर देते हैं, और हमारा रोल जो होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब हमारा जो कोई भी रोल जो है वो नीति निर्माण में है ही नहीं। हमने तो जिनको प्रतिनिधियों को चुन दिया वो क्या नीति बनाते हैं, हमारे फेवर में बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता बाद में, क्योंकि हमारी कोई भूमिका ही नहीं होती है इस क्षेत्र में। तो साथ ही साथ जनप्रतिनिधि करने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उनमें भी अगर आप देखोगे, जनता तो चलो दूर की बात है, अगर अपन राजनीतिज्ञों की बात करें तो राजनेता तो बहुत हैं, पॉलिटिक्स में बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये जितने भी काम हैं ये सिर्फ अग्रिम पंक्ति के जो राजनेता होते हैं, जो आर्थिक वैज्ञानिक जटिलताएं जो हैं उनके कारण से आप देखोगे हर कोई जो है वो नीति निर्माण के अंदर अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है। केवल गिने चुने व्यक्ति जो हैं जिनको कि इनका पूरा ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, कुशलता है, वही लोग इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो वास्तविक रूप से ये जितने भी काम होते हैं, अब देखो मंत्री तो नौसिखे होते हैं, मंत्री जो है वो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, उनको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर या नौकरशाहों पर। तो नौकरशाह जो है वो तकनीकी दृष्टि से उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है, तो सारी डिपेंडेंसी जो है वो किस पर आ जाती है, नौकरशाहों पर आ जाती है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजनीति के अंदर
जो सत्ता है वो कुछ गिने चुने वर्ग के हाथों में, जिसको हम अभिजात्य वर्ग बोलते हैं, उसके हाथों में सिमट कर रह गई है। और जो साधारण नागरिक है उसकी जो भूमिका है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।